हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जीएल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के भाई बहन के इस पावन पर्व की यानी कि रक्षाबंधन के इस त्योहार की आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थी इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, बड़े ही जिसको कह सकते हैं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से इस त्योहार को आप एंजॉय करें। तो सभी को एक बार पुनः पूरी उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से आपको रक्षाबंधन के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लगभग 170 सवाल इस सेशन में हमारे 360 डिग्री की क्लास में देख चुके थे और 171वें सवाल पर चलते हैं आज के इस सेशन में। नमस्ते जी राहुल जी, नमस्ते चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है गुजर साहब, अभिनंदन है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आइएगा हम बात करेंगे इस सेशन में सवाल आपके स्क्रीन पर। कल हमने ये बात की थी 170वें सवाल को लेकर के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन 1, सिस्टेमिक हॉर्टिकल्चर के जनक डीकेन डोली। तो मैंने कहा था कि डीकेन डोली जो है वो सिस्टेमिक पोमोलॉजी के हैं, ठीक है, सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक है, ठीक है। सिस्टेमिक हॉर्टिकल्चर का जनक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सिस्टेमिक इसका नहीं है। अगला है, भारत में आधुनिक उद्यान विज्ञान मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक रणजीत सिंह। तो मॉडर्न के हॉर्टिकल्चर रणजीत सिंह नहीं है, डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब है, ये ध्यान रखना आपको, के.एल. चड्ढा साहब है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर ये गलत है और ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये हमने बात की थी सी की स्टेटमेंट, ये वाला गलत है। अगला देखिएगा, यदि पशुओं के एक समूह में बाह्य समानता तो है, बाहर से एक समान है, लेकिन वे लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जा रहे हैं, तो क्या उसे वैज्ञानिक रूप से ब्रीड कहा जा सकता है? बताइएगा। यदि हम बात करें कि यदि पशुओं के एक समूह में बाह्य समानता तो है, बाहर से तो एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन वे लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जा रहे हैं, तो क्या उसे वैज्ञानिक रूप से नस्ल यानी कि ब्रीड कहा जा सकता है? If a group of animals has external similarity but those traits are not transmitted to the next generation can be scientifically called breed। देखिएगा, नस्ल जो होती है, किसी को भी नस्ल या ब्रीड जो अपन बात करते हैं उसको ये दर्जा देता कौन है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। और उसे नस्ल का दर्जा देने के लिए कम से कम 1000 पशु उसके होने चाहिए, साथ में ही वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करे, ये ध्यान रखना आपको, यानी कि आनुवांशिक गुणों का संचरण हो सकता, ठीक है। आनुवांशिक जो गुण है उस आनुवांशिक गुणों का संचरण कर सके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना आपको। हाँ, क्योंकि बाहरी रूप रंग समान है नहीं, क्योंकि नस्ल की अनिवार्य शर्त है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके गुणों का ट्रांसफर होना, यह ध्यान रखना आपका बिल्कुल सही है इसका। नमस्ते साक्षी जी, नमस्ते बेटा, ठीक है। तो ये आपका इसका सही आंसर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफर होना। अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। सवाल है कि सूची 1 में सूक्ष्म पोषक तत्व है और उनकी पौधों में कुछ विशिष्ट भूमिका है, उसको सुमेलित करना है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची 1 में माइक्रोन्यूट्रिएंट है और सूची 2 में कुछ स्पेसिफिक रोल है, जैसे बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और कॉपर। बताइएगा, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और कॉपर परागकण, अंकुरण और शर्करा के परिवहन में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का घटक है, फोटोसिंथेसिस में जल का विखंडन करता है और
प्लास्टोसाइनिन का घटक है, प्लास्टोसाइनिन का घटक है, ये बताइएगा। देखिएगा बोरोन, बोरोन जो है इसकी वजह से बहुत से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। एक सामान्य सी समस्या या सामान्य सी चीज आप देखते हैं फ्रूट क्रैकिंग, तो इसी की वजह से ब्राउनिंग देखते हैं जैसे फूल गोभी में, वो भी आप इसी की वजह से आपके बोरोन के डेफिशिएंसी से देखते हैं। जैसे मैंगो में क्या होता है आप देखते हैं ब्लैक टिप, तो ब्लैक टिप भी आप देखते हैं। आप मिलारेंडेज देखते हैं अंगूर में, अंगूर में हैन एंड चिकन डिसऑर्डर देखते हैं, बोरोन की वजह से ही देखने को मिलता है। मोलिब्डेनम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका दिखाता है, ये ध्यान रखना। जिसमें विशेष रूप से दो एंजाइम काम करते हैं, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोरिडक्टेज, ठीक है। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोरिडक्टेज, ठीक है, नाइट्रोरिडक्टेज, ये दो एंजाइम काम करते हैं इसमें। मैग्नीज आपके जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वहां पर आपको दिखाई देगा, और कॉपर जो है प्लास्टोसाइनिन का घटक है। तो यहां पर ये सारे के सारे आपस में सुमेलित है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आपकी स्क्रीन पर है कारण दलहनी और तिलहनी फसलों में जिप्सम CaSO4 2H2O का उपयोग दलहनी फसलों में प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि होती है और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाती है, मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करती है। उपरोक्त में से कौन सा प्रभाव सही है? जिप्सम का प्रयोग, तो मैं आपको यह बता दूं कि जिप्सम आपके क्या होता है, जब रॉक्स की वेदरिंग हम पढ़ते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो उसमें एक होता है जल अपघटन और एक होता है जल योजन। तो जिप्सम जल योजन के उदाहरण में आता है, ठीक है। जैसे जिप्सम की हम बात करते हैं तो ये जल योजन का उदाहरण है, यानी कि जल जुड़ने से बनता है। जब आप जल योजन की बात करते हैं तो जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट क्या है, जल के साथ क्रिया करता है और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आपके जिप्सम का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दलहनी और तिलहनी फसलों में जिप्सम का उपयोग अब क्या काम करेगा, तो इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक कैल्शियम और एक सल्फर। कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या करता है, यह ध्यान रखना, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन होता है, प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है दालें। तो वहीं पर इसमें क्या है, सल्फर है। तो सल्फर क्या करता है, ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है, ठीक है। इसका मतलब दलहनी फसलों में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, साथ में ही तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा जो होती है उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन ऑयल परसेंटेज ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। और तीसरा है मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार, इंप्रूवमेंट इन सोइल फिजिकल स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना आपको। तो 1 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है इसके, राइट है, ये ध्यान रखना आपको। तो उपरोक्त में से कौन से प्रभाव सही है, 1 2 और 3 तीनों प्रभाव सही हैं आपके, ठीक है। तीनों प्रभाव सही है इसके, ठीक है। 1 2 3 तीनों प्रभाव इसके सही हैं, ये ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उस पर विचार करके आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केले का प्रवर्धन श्वार्ड शकर्स के माध्यम से किया जाता है। बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू श्वार्ड शकर्स। केले का प्रवर्धन वाटर शकर्स के माध्यम से किया जाता है और केले का प्रवर्धन टिश्यू कल्चर के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त में से
कितने कथन सही है, विच स्टेटमेंट्स आर राइट, या हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट। बताइएगा। देखिएगा, केले की बात करते हैं हम। केला, बनाना, मूसा पैराडीसिया का, मूसा बाल्बिसियाना और मूसा एक्यूमिनाटा का जो क्रॉस है, और जिस केले की हम बात करते हैं वो केला कैसा है, वो ट्रिप्लोइड है। ठीक है, ट्रिप्लोइड, यानी कि 33 इसमें क्या है, गुणसूत्र, 2n बराबर 3x इक्वल टू 33 इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो केले का प्रवर्धन क्या, श्वार्ट्ज-शकर्स के माध्यम से किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां प्रवर्धन की बात करें तो जब आप प्रवर्धन की बात करेंगे, प्रोपोगेशन की, तो इसमें जो प्रवर्धन होता है वो शकर्स के माध्यम से होता है। अब शकर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं तलवार शकर्स। ठीक है, एक होता है तलवार शकर्स और दूसरा आपके होता है वाटर शकर्स। ठीक है, दूसरा होता है वाटर शकर्स, ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें तलवार शकर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका वजन लगभग 500 से 750 ग्राम के बीच। ये क्या है, ये लो क्वालिटी के शकर्स होते हैं इसमें। तो श्वार्ट्ज शकर्स राइट है, वाटर शक्कर से नहीं किया जाता है। और टिश्यू कल्चर से अगर हम देखें तो एक होता है केले में मुख्य डिजीज के रूप में, केले में एक रोग होता है बंची टॉप। ठीक है, बंची टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, यह रोग किससे होता है, वायरस से। और इस रोग से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, मेरिस्टेम मेथड का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो वायरस मुक्त कंद प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि, टिश्यू कल्चर, कम समय में अधिक पौधे प्राप्त करना। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे G9 ग्रांड नेने जो वैरायटी है वो टिश्यू कल्चर का ही आपका एक एग्जाम्पल है, जो हाईली प्रोडक्टिव है, यानी कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है इसकी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बोई जाती है वो तो ड्वार्फ केवेंडिस है। तो ड्वार्फ केवेंडिस सबसे ज्यादा बोई जाती है, और इसी ड्वार्फ केवेंडिस में टिश्यू कल्चर का प्रयोग करके हमने G9 प्राप्त की, जिसको ग्रांड नेने कह देते हैं या ग्रांड 9 कहा जाता है। इसकी प्रोडक्टिविटी आप अगर देखेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी केले के अंतर्गत क्या होगी, आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो मिलेगी प्रति हेक्टेयर वो आपके इसी की मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब कितने स्टेटमेंट सही है इसके, तो 2 स्टेटमेंट इसके सही है, ये ध्यान रखना, 1 और 2। तो केवल 2 स्टेटमेंट आपको इसके सही दिखाई देंगे। ठीक है, चले अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा कि गाय के वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में कौन सा तथ्य तकनीकी रूप से गलत है। गलत स्टेटमेंट गाय के बारे में। गाय आर्टियोडेक्टाइला गण का प्राणी है, जिसका अर्थ सम संख्या में खुर वाला जानवर। बोविडी परिवार के अंतर्गत गाय के साथ भैंस, भेड़, बकरी भी आती है। बोस टोरस देसी गाय की प्रजाति है जिसमें सुविकसित कुबड़ पाया जाता है। गाय के खुरों के बीच खाली स्थान, इंटरडिजिटल स्पेस पर ही एप्था वायरस का हमला होता है, जिसे FMD का नाम दिया जाता है। गाय के बारे में तो बिल्कुल आर्टियोडेक्टाइला जो गण है उसका सदस्य है। गाय, भैंस, अपन भेड़, बकरी की बात करते हैं तो उसके जो खुर है वो सम संख्या में विभाजित होते हैं एक प्रकार से, यानी कि खुर विभाजित मिलेंगे, तो सही है। दूसरा है
कि बोविडी परिवार के अंतर्गत गाय के साथ भैंस, भेड़ और बकरी भी। तो बोविडी जो फैमिली है उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, क्योंकि सभी में खुर है आपके। बोस टोरस गाय की एक एक्सोटिक ब्रीड है जिसमें हम्प नहीं होता। तो एक्सोटिक ब्रीड, और इस एक्सोटिक ब्रीड में अगर हम बात करें, वो होती है बोस पर। लेकिन ये सही कैसे गलत हो गया? गाय के खुरों के बीच तो डिजिटल यानी कि बेस है प्रकार का है, यहाँ यहीं पर आपके एफएमडी वायरस जो है करता है, एप्था वायरस यहीं से काटता है। तो एक सही, दो सही और अगला देखिएगा आपके पर सवाल है, रियल वैल्यू ऑफ गणितीय सूत्र है, व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ आरवी, वैल्यू ऑफ सीड क्या है आप इसके अंतर्गत। हेलो हेलो, हाँ भाई वॉइस का इश्यू थोड़ा सा हुआ, ठीक है। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड का गणितीय सूत्र क्या है ये बताना है आपको। तो रियल वैल्यू ऑफ आपका सीड, शुद्धता परसेंट इंटू अंकुरण बटे में 100, शुद्धता परसेंट इंटू अंकुरण बटे में 100, अंकुरण परसेंट बटे में 100 और शुद्धता इंटू, तो ये आपको बताना है। देखो पिछला सवाल एक बार शायद वॉइस का कुछ इश्यू मुझे लगा आपके रहा, क्योंकि मेरे यहां दिखा रहा था लेकिन शायद माइक में नहीं था। तो ये गाय के वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में कौन सा कथन या तथ्य तकनीकी रूप से गलत है? तो बाकी 3 स्टेटमेंट, ये आपका गाय की प्रजाति एक्सोटिक ब्रीड हम्पलेस होती है। यहां अगर हम देखेंगे तो केले में जो प्रवर्धन के बारे में बात की कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कथनों पर विचार करें, कितने कथन सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है। टिश्यू कल्चर भी काम में लेते हैं, श्वार्ट्ज़ भी काम में लेते हैं, ठीक है। इसी टिश्यू कल्चर से ड्वार्फ कैवेंडिश से विकसित की गई ग्रांड नेने, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। प्रवर्धन के 2 टाइप सकर्स, सकर्स में तलवार सकर्स, वाटर सकर्स, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब टिश्यू कल्चर कहां यूज करते हैं? तो केले में बंची टॉप जो वायरस है उससे आपको फ्री जो प्लांट है वो प्राप्त करने के लिए। कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम के बारे में आपको बताना था कि जिप्सम क्या है। तो जिप्सम आपका जल योजन का एक उदाहरण होता है, जल से क्रिया करके बनता है। कैल्शियम सल्फेट प्रोटीन कैल्शियम को बढ़ाता, कैल्शियम प्रोटीन को बढ़ाता है। ऑयल सीड में आपके सल्फर जो है वो काम करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और साथ में ही मिट्टी की फिजिकल कंडीशंस को इंप्रूव करता है। ये आपके सारे के सारे आपके सुमेलित हैं। बोरोन फ्रूट क्रैकिंग करता है, ब्राउनिंग करता है, ब्लैक टिप करता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन है जो नाइट्रो रिडक्टेज के लिए कार्य करता है। और ये बाह्य समान ब्रीड के लिए क्या पहचान है? तो ब्रीड के लिए पहचान थी कि अनिवार्य लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ट्रांसमिशन होने चाहिए। तो वैसे थोड़ा सा टेक्निकली ये रहा, अब तो आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो रियल वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रियल वैल्यू आरवी, आरवी जो होती है ये फिजिकल प्योरिटी इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज पर निर्भर करती है, डिवाइड बाय 100। किसी भी सीड की रियल वैल्यू कम से कम, ठीक है, कम से कम कितनी हो? आपका कम से कम 75% हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो शुद्धता इंटू अंकुरण डिवाइड बाय 100,
प्लस तो आएगा ही नहीं, गलत है। यहां पर अंकुरण डिवाइड बाय शुद्धता तो गलत है। शुद्धता इंटू 100 नहीं आएगा, गलत है। तो यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके पास, शुद्धता इंटू अंकुरण प्रतिशत जो है आपका सही है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चले आगे। यहां देखिएगा, पादप उत्तक संवर्धन में जो माध्यम है उसका अनुपात कल्चर सिस्टम के मोर्फोजेनेसिस यानी कि अंग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहली चीज प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो यह एक नवीन तकनीकी विधि है जिसके अंतर्गत कम समय में हम गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। यूं कहूं कि डिजीज फ्री प्लांट अगर हमें फ्री प्राप्त करने तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से पीजीआर का यूज किया जाता है। तो पादप उत्तक संवर्धन में जो पीजीआर इस्तेमाल होते हैं वो दो हैं। नंबर 1 साइटोकाइनिन और साइटोकाइनिन के बाद नंबर 2 है आपके पास ऑक्सिन। ये दो महत्वपूर्ण हैं आपके। ठीक है, ऑक्सिन अगर साइटोकाइनिन को बढ़ा दिया जाए और ऑक्सिन को घटा दिया जाए तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? शूट ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, शूट ग्रोथ। ठीक है, लेकिन अगर साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन को घटा दिया जाए और ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को घटा दिया जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रूट ग्रोथ दिखाई देगी प्लांट टिश्यू कल्चर में, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर दो हार्मोन जो विशेष रूप से आपके काम में आते हैं वो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। दोनों के दोनों ही हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, वृद्धि नियामक। ठीक है, ये दोनों के दोनों ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो बी राइट है। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। सवाल है आपके स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा। मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड। सूची 1 में कुछ ब्रीड्स है और उनका उत्पत्ति स्थल पर्टिकुलर है। टोडा, मंडा, नीली रावी और बधावरी, ये 4 ब्रीड्स हैं जिनमें से 2 ब्रीड्स तो हम देखे जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, कि क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइएगा। टोडा, मंडा, नीली रावी और बधावरी। तो देखिएगा, बधावरी जो है ये बड़े फेट के लिए जानी जाती है। तो भैंस की ये वो ब्रीड है जो सबसे अधिक वसा इसी में देखने को मिलती है। ठीक है, 12 से 14% एवरेज है। और यूपी का ये बधावरा क्षेत्र जो है, आगरा वाला जो रीजन है वहां पर हल्की सी ब्राउन टाइप की दिखाई देगी ये ब्रीड आपके उत्तर प्रदेश में। कजरारे कजरारे तेरे नैना, तो नीली रावी जिसको कह सकते हैं, पंच कल्याणी भी कह देते हैं नीली रावी। तो यहां पर इसके क्या है? कजरारे नैना आपके देखने को मिलती है। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ब्लू आइरिस। ठीक है, हम यूज करते हैं कि ब्लू आइरिस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो नीली रावी आपके कहां दिखाई देगी? पंजाब में दिखाई देगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नीली रावी पंजाब में आपको दिखाई देगी। टोडा जो आपके पास है वो तमिलनाडु में दिखाई देगी और मंडा जो है वो आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 2 1 4 3।
तो ए सही है इसका। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। सवाल है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में दबाव को फव्वारा विधि की तुलना में कम क्यों रखा जाता है? ड्रिप इरिगेशन में दबाव कम क्यों रखते हैं और फव्वारे में ज्यादा क्यों रखते हैं? तो बेसिकली आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं और वो बताना है। क्योंकि फव्वारा विधि में पानी को लंबी दूर तक फेंकना होता है, क्योंकि बूंद बूंद विधि में पानी को केवल जड़ क्षेत्र में देना होता है, क्योंकि बूंद बूंद विधि में पानी की बचत कम होती है, क्योंकि फव्वारा विधि में पाइप का व्यास अधिक होता है। इसमें आपको दो आंसर नजर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में दबाव को फव्वारे की तुलना में कम क्यों रखा जाता है? तो पहला विकल्प है क्योंकि फव्वारा विधि में पानी को लंबी दूरी तक फेंका जाता है। अगर ये विकल्प सवाल पूछता कि फव्वारा विधि के अंतर्गत दबाव क्यों ज्यादा रखा जाता है बूंद बूंद की, तो आपके लिए तो फव्वारा विधि में क्या है, पानी दबाव से फेंकते तो बरसात के बूंदों की भांति गिरता है, तो इसलिए वहां पर दबाव जो है वो ज्यादा रखा जाता है, 2.5 से 3.5 4 के आसपास। बूंद बूंद सिंचाई विधि में फव्वारा की तुलना में दबाव जो है वो कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि बूंद जब धीरे गिरेगी और पर्टिकुलर रूट में गिरनी है तो दबाव को घटाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, क्योंकि बूंद बूंद विधि में पानी को केवल पौधों के जड़ क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर बी जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। तो बी इसका राइट आंसर है। तो 1.5 से 2.5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपके यहां पर जल दबाव रखा जाता है सबसे ज्यादा। तो इसे एक और ध्यान रखना, इसे आप ट्रिंकल मेथड कहते हैं। ठीक है, आप इसे ट्रिंकल मेथड कहते हैं। तो बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सूची 1 में कुछ क्रॉप है, सूची 2 में उसका उत्पत्ति स्थल ओरिजिन सेंटर, उसको सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में क्रॉप है, सूची 2 में उसकी कुछ फसलें हैं जो आपको ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा, क्रॉप है और क्रॉप के साथ उसका उत्पत्ति स्थल है। तो यहां पर देखिएगा, राइस धान, मक्का, गेहूं और आलू। तो धान जो है वो आपके दक्षिण पूर्वी एशिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर दक्षिण पूर्वी एशिया तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उसका विकल्प आपके पास इंडो बर्मा। इंडो बर्मा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी, तो हम इसको दक्षिण पूर्वी एशिया कह देते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर आपके क्या है, मक्का। तो मक्का का मैक्सिको, मध्य अमेरिका सही है। वीट का W4 वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम एशिया सही है। और आलू में लीमा पेरू, दक्षिण अमेरिका वाला जो भूभाग है लीमा पेरू, ये इसका पर्टिकुलर आंसर आपका सही है, ये ध्यान रखना आपको। 1 2 3 4 ये ध्यान रखना सही आंसर है। यहां पर हम इस कुछ जो हमारे बैचेज हैं उस पर बात कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जेट को, जिसको भी जेट के पेपर चाहिए वो आपके इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या लिख सकता है, जेट लिख करके भेज दो। आपको आंसर सहित आपको एक लिंक मिलेगा पीडीएफ का, इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन बैच कृषि पर्यवेक्षक हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हमारा एफएसओ का बैच चल रहा है, जेट के लिए हमारा जेट प्लस सुपरवाइजर दोनों का कॉम्बो बैच भी चल रहा है, और हमारा जेट का एक सेपरेट बैच जो फाउंडेशन बैच है वो भी चल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जेट और सुपरवाइजर दोनों का कॉम्बो बैच है। स्टैंडर्ड की प्राइस यहां पर 7,000 है, प्राइम की फीस 8,500 है।
ये यूपी ट्रिपल एससी में कैन सुपरवाइजर और एजीटी है, तो 2 in 1 बैच है। स्टैंडर्ड की प्राइस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड की प्राइस है 3000 रुपए और प्राइम की फीस है 4500 रुपए। टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पर 399 रुपए की देखने को मिलेगी और एमसीक्यू बैच स्टैंडर्ड की प्राइस 500 रुपए की है और प्राइम की फीस 800 रुपए की है आपके, ये ध्यान रखना एमसीक्यू बैच में। अगला अगर हम देखें तो ये आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है जेट 2027 के लिए, तो जेट का फाउंडेशन बैच है। स्टैंडर्ड की प्राइस 5000 रुपए इसमें और प्राइम की फीस है 6500 रुपए। 12th के साथ जो जेट का कॉम्बो बैच है उसकी स्टैंडर्ड की प्राइस 5500 है और 7000 है। 11 क्लास के साथ 12th भी मिलेगी, 11th भी मिलेगी, जेट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, लेकिन इसकी वैलिडिटी 12 महीने है। तो ये बैच 6000 में मिलेगा और प्राइम की फीस 7500 रुपए में मिलेगी। 11th 12th और जेट का कॉम्बो बैच है 24 महीने के लिए, तो स्टैंडर्ड की प्राइस यहाँ पर 6500 रुपए है, प्राइम की फीस यहाँ पर 8000 रुपए। इसके अलावा ये जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, तो इसको आप ऐड टू लाइब्रेरी कर लीजिएगा। यहाँ पर समय समय पर वीकली टेस्ट वगैरह, कुछ स्पेशल क्लासेज वगैरह, रिकॉर्डेड वगैरह कुछ चीजें मिलती हैं इसमें। ये स्किल्स बढ़ा करके आप कुछ कमा सकते हैं, जैसे मोबाइल से कुछ कोर्सेज सीख सकते हैं, मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, एआई चैट जीपीटी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को कैसे चलाते हैं वो सीख सकते हैं, मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइन सीख सकते हैं, 1 अगस्त से चलाएंगे। लैपटॉप और पीसी में वीडियो एडिटिंग विथ एआई कैसे, डाटा एनालिटिक्स कैसे, कोडिंग डिकोडिंग, डीएसएन सी प्लस, एआई मशीन लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन विथ एआई, ये 31 जुलाई से चला है, तो ये आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, तो अगला सवाल हमारे पास है ये रहा कि फलों की फसलों में ट्रांसजेनिक का पहला सफल व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित में से किस फसल में देखा गया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं आपकी, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप को लेकर के बात की गई, और ट्रांसजेनिक जो क्रॉप होती है इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना आपको, बताइएगा। ट्रांसजेनिक में क्या है, जीन में परिवर्तन किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, बताइएगा। तो बताइएगा कि फलों की फसलों में ट्रांसजेनिक का पहला सफल व्यवहारिक उदाहरण है, तो हनी स्वीट, तो ये तो पल्म की है वैसे ही, ठीक है, एक पल्म जो है आपका उसमें दिखाई देता है। सबसे पहले आपको बताना सन हेम्प, ये भी पपीते की वैरायटी है और ट्रांसजेनिक ही है। लेकिन इससे भी पहले आपके कौन विकसित हो गई थी, रेनबो, जो यूएसए के अंतर्गत रिंग स्पॉट वायरस जो होता है उससे बचाने के लिए, ठीक है, रिंग स्पॉट वायरस उससे बचाने के लिए, ठीक है, पपीता। आर्कटिक गोल्डन डिलीशियस सेब में, इसमें क्या होता है, ये ब्राउनिंग से बच जाती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, चूज द राइट स्टेटमेंट। पहला है ऊंट और घोड़े में कील दांत को टूसेज कहते हैं और अग्र चर्वण और चवर्णक दांतों को चिक टीथ कहते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर टीथ आर कोल्ड चिक टीथ, ये आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट्स हैं विशेष रूप से आपके, एक तो ऊंट के लिए दिया हुआ है, आपके यहां पर बताना है। तो देखिएगा, ऊंट और घोड़े के जो कील दांत जो होते हैं उनको हम टूसेज कहते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा अगर हम देखें तो प्री मोलर और मोलर को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, चिक टीथ कहते हैं, क्योंकि यही ढांचा का निर्माण करता है। कोपेन को जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है।
कोपेन को जलवायु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो कोपेन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, और जलवायु विज्ञान में मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जलवायु विज्ञान में मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो दो चीजें आप लोग देखते हैं, एक वेदर और एक क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, किसी भी स्थान विशेष पर घटने वाली एक शॉर्ट टर्म का इवेंट है, यानी कि कम समय के लिए जो घटता है वो क्या है, मौसम। और मौसम को अगर मिलाया जाए, मौसम का एवरेज देखा जाए तो वो जलवायु का निर्माण करती है। ये ध्यान, जलवायु किसी स्थान पर क्या करती है, लंबे समय की जो एवरेज मौसम है उसका आपका क्या है, स्वरूप जो होता है वो कहलाता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर तो कोपेन को जलवायु विज्ञान का जनक तो कहा जाता, सही है, लेकिन क्यों कहते हैं इसकी व्याख्या नहीं हो रही, बल्कि ये कह रहा है कि जलवायु विज्ञान में मौसम की घटित घटनाओं का विश्लेषण, तो उसका विस्तृत रूप है। ये ध्यान रखना आपका। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है आपका। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मल्लिका भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के द्वारा जारी आम की एक किस्म है। मल्लिका। अर्का अरुणा भारतीय बागवानी IIHR के द्वारा जारी अनार की एक संकर किस्म है। उपरोक्त कथनों में नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। देखिएगा, IIHR से जो विकसित है एक अनार की किस्म, वो आपके रूबी बहुत अच्छी किस्म है, इसकी रूबी जानी जाती है। अर्का अरुणा आम की किस्म है, ठीक है। तो अर्का अरुणा जिसको कह सकते हैं आपके अनार की नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये गलत हो गया। मल्लिका सही है आपके कि ये ICAR से विकसित किस्म है, नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा इसका यूज किया जाता है। तो एक सही हो गया, दो गलत। ठीक है। अगला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर कि पादप उत्तक संवर्धन के माध्यम से खालिस्तान का अनुपात कल्चर सिस्टम के मोर्फोजेनेसिस, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ये हमारे कुछ कोर्सेज है, जैसे जेट का आप कंप्लीटली जो है PYQ जो है लास्ट ईयर के वो प्राप्त कर सकते हैं आपके। इसके साथ में ही एग्रीकल्चर सुपर सिलेक्शन बैच, FSO बैच, जेट सुपरवाइजर का कॉम्बो बैच अवेलेबल है। ये UP SSC के थ्योरी का बैच है, टेस्ट सीरीज हमारी 399 में, और प्राइम अगर आप यहाँ पर MCQ बैच लेंगे तो दोनों अवेलेबल मिल जाएगा। MCQ अलग से 500 रुपए का है। जेट 2027 का आपके फाउंडेशन बैच है, 12th के साथ कॉम्बो, 11-12 जेट और 11+12 के साथ कॉम्बो बैच है, 12 महीने 24 मंथ। ये RPSC का W का जो आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिकॉर्डेड आपके जो बैच है, यानी कि ऑनलाइन फ्री बैच आपको मिलेगा। इसमें कुछ क्लासेज मिलेंगी, कुछ सिलेबस वगैरह इसकी डिस्कस होगा, तो इसको ऐड टू लाइब्रेरी कर लीजिएगा आपके। और यहाँ पर ये सीखो, ठीक है, तो सीखो और कमाओ। तो एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।